हम कवर कर रहे हैं सीआरपीसी का चैप्टर 17 आरोप द चार्ज। हिंदी के पार्ट 1 में हमने ट्रिक वर्ड्स बनाए थे चैप्टर 17 के सारे सेक्शन याद करने के। पार्ट 2 में अब हम कवर करेंगे सेक्शन 211 धारा 211। सेक्शन 211 कंटेंट्स ऑफ चार्जेस मतलब आरोप की अंतर्वस्तु एज सेड इन हिंदी। 211 के 7 पार्ट्स हैं मतलब सब क्लॉज हैं और 4 इलिस्ट्रेशंस हैं जिसको एग्जाम्पल्स भी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि जुडिशियल एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। सेक्शन 211 को कवर करने से पहले उसकी डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं जो कि सेक्शन 2B ऑफ सीआरपीसी 1973 में दी गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चार्ज के बारे में समझाया गया है लेकिन चार्ज वर्ड को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, डिफाइन नहीं किया है। सेक्शन 2B कहता है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज when the charge contains more heads than one। सिर्फ इतनी बात बताता है कि जो चार्ज की हेडिंग होगी उस हेडिंग को तथा उस हेडिंग के नीचे जितने भी चार्ज होंगे सबको चार्ज माना जाएगा। वैसे बात भी सही है, अगर हेडिंग चार्ज है और नीचे उसके चार्जेस हैं तो उन सबको भी चार्ज ही माना जाना चाहिए। सेक्शन 211 कंटेंट्स ऑफ चार्ज आरोप का अंतर्वस्तु। आई रिपीट, मेरी हिंदी परफेक्ट नहीं है। Part 1 of 211 says every charge under this code shall state the offense with which the accused is charged। इसके बेयर एक्ट की हिंदी है इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जितने भी अपराध का आरोप है उन सब का वर्णन किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज सब क्लॉज 2। If the law which creates the offense gives it any specific name, the offense may be described in the charge by that name only। इसकी हिंदी बेरक्ट हमें कहती है कि यदि उस अपराध का सर्वजन करने वाली विधि द्वारा उसे किसी विनिर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स, अगर ड्रग्स का मामला है तो डेफिनेटली वो एनडीपीएस एक्ट के लागू होगा। अगर एससी एसटी का कोई मामला है तो वो एससी एसटी एक्ट के अंदर लागू होगा। तो इस चीज का मेंशन किया जाएगा कि कौन सा अपराध कौन से एक्ट द्वारा किया गया है। बेसिकली अक्यूज्ड को नोटिस देना पर्पस होता है कि उसे क्लियरली पता चले कि उसके खिलाफ कौन से अपराध का केस चलाया जाएगा। नेक्स्ट इज क्लॉज 3 ऑफ 211। इफ द लॉ which creates the offense does not give it any specific name, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, यदि अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई विनिर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर अपराध ऑफेंस का नाम मौजूद है तो उसको उस नाम से लिया जाएगा, और अगर नहीं मौजूद है तो भाई अपराध को डिफाइन कर दो कि कौन सा अपराध हुआ है। मतलब अपराध के बारे में लिख दीजिए कि ये किया गया था जो कि आपराधिक गतिविधि है। सिंपल। सब क्लॉज 4। द लॉ एंड द सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। मतलब हिंदी ट्रांसलेशन में वह विधि और विधि का वह धारा जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। सिंपल वर्ड्स, मेंशन द लॉ एंड द सेक्शन अंडर विच द ऑफेंस कम्स। सिंपल। पता नहीं इतनी मुश्किल बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्यों लिखी जाती है। एनीवे, क्लॉज 5 ऑफ 211। द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offense charged was fulfilled in that particular case। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है, ये तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिसे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है।
ये हिंदी बेर एक्ट की लैंग्वेज है, आप परफेक्ट ट्रांसलेशन करना जान जाएंगे। सब क्लॉज 5 को सिंपल भाषा में कहें तो ये हमें इन्फॉर्म करता है कि चार्ज लगाने का जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उसे ये मान लिया जाएगा कि कानून की हर प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है और उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। सब क्लॉज 6, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोड, मतलब कि आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि चार्ज हमेशा रिटन फॉर्म में होगा, कभी भी मौखिक मतलब ओरल फॉर्म में नहीं होगा। क्लॉज 7, दिस इज द लास्ट क्लॉज, इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कमिटेड ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब पहले कभी उन्होंने अपराध की सजा अगर भुगती है, is liable by reason of such previous conviction to enhance punishment, अपने प्रीवियस कंडक्ट मतलब पिछले किए गए अपराध के कारण उनकी सजा को इस बार बढ़ाया जा सकता है, और टू द पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, या फिर किसी अलग प्रकार की सजा दी जाएगी इस बार। एंड इट इज इंटेंडेड टू प्रूव सच प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द पनिशमेंट विच द कोर्ट में थिंक फिट टू अवॉर्ड फॉर द सब्सिक्वेंट ऑफेंस। हम पिछली सजा को इसलिए रेफर करते हैं ताकि कोर्ट को यह साबित हो सके कि ये पहले भी अपराध कर चुका है और इस बार इसके द्वारा किए गए अपराध की सजा को बढ़ा दिया जाए। द फैक्ट, डेट एंड प्लेस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन शैल बी स्टेटेड इन द चार्ज, एंड इफ सच स्टेटमेंट हैज बीन ओमिटेड द कोर्ट मे ऐड इट एट एनी टाइम बिफोर सेंटेंस इज पास्ड। इस तथ्य को, जो अपराध किया गया था, कहाँ किया गया था, कौन सी डेट को किया गया था, ये सब चार्ज में डाल दिया जाए। और अगर ये डालना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, कोर्ट इसे बाद में भी ऐड कर सकता है, लेकिन सजा देने से पहले। हमने इसको समझ लिया है, लेकिन हिंदी बेर एक्ट की लैंग्वेज को भी कवर कर लेते हैं सो दैट आपकी ट्रांसलेशन परफेक्ट हो जाए। यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया जाने पर किसी पश्चात मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, एनीवे स्टिल आई गोना ट्राई। अपराध के लिए ऐसे पूर्व दोष सिद्ध के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है, और ये आशित है कि ऐसे पूर्व दोष सिद्ध उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित किया जाए, जिसे न्यायालय पश्चात अपराध के लिए देना ठीक समझे, तो पूर्व दोष सिद्ध का तथ्य, तारीख और स्थान आरोप में कथित होंगे, और यदि ऐसा कथन रहा गया है तो न्यायालय दंडदेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकता है। मेरी हिंदी परफेक्ट ना होने के बावजूद मैं कवर कर रहा हूं ताकि मैं भी इंप्रूव कर सकूं आप लोगों के साथ साथ। एक इंपॉर्टेंट केस कर लेते हैं, बी एन श्रीकंठिया वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 672। इस केस में बताया गया था कि प्रोविजंस रिलेटिंग टू चार्ज आर एम्ड एट गिविंग फुल नोटिस टू द अक्यूज्ड अबाउट द ऑफेंस ऑफ विच ही इज चार्ज्ड, मतलब जिस पर आरोप लगा है उसको नोटिस देना। ये मकसद है चार्ज का कि उसको नोटिस मिले कि किस अपराध के विरुद्ध उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा। आगे ये भी कहा गया था केस में कि इट गिव्स द अक्यूज्ड एक्यूरेट एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूजेशंस मेड अगेंस्ट हिम, मतलब अक्यूज्ड के खिलाफ जो अभियुक्त कहते हैं, एक प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मतलब सटीक जानकारी दी जाएगी किस चीज की, एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट हिम, जो आरोप उसके खिलाफ लगाए गए हैं। सो चार्ज, फॉर्म ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now there was another important case which we can see, State versus Arjit Kumar Saha. This was 1988 Criminal Law Journal NOC 2 Calcutta CAL. It was held that the material on record did not show the prima facie case, but the charges were framed by the magistrate. Since there was no application of mind by the magistrate, the order framing charges was set aside by the High Court. Basically, इस केस के कागजात को चेक करने के बाद हाई कोर्ट को पता चला
के जो चार्जेस हैं वो मजिस्ट्रेट द्वारा फ्रेम किए गए थे, लेकिन बिना अपने दिमाग का प्रयोग किए हुए, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द मजिस्ट्रेट, मतलब परफेक्ट हिंदी अनुप्रयोग आता है। इसलिए हाई कोर्ट ने जो चार्जेस फ्रेम किए थे मजिस्ट्रेट द्वारा उसको खारिज कर दिया। Now there was another important case which we can see. State versus Arjit Kumar Saha. This was 1988 Criminal Law Journal NOC 2 Calcutta CAL. It was held that the material on record did not show the prima facie case, but the charges were framed by the magistrate. Since there was no application of mind by the magistrate, the order framing charges was set aside by the High Court. So the magistrate has to apply his mind. This is very important part. Let's take another important case. Bohar Singh versus State of Punjab. AIR 1974 Supreme Court 1256. In this case, the charges were framed under Section 148 and Section 302 read with Section 149 of IPC. But the accused were convicted under Section 302 read with Section 34 of IPC. It was held that since no prejudice was caused to the accused because of wrong framing of the charges, therefore the trial was held not to be violated in absence of charge under Section 34. Let's take another important case. Bohar Singh versus State of Punjab. AIR 1974 Supreme Court 1256. In this case, the charges were framed under Section 148 and Section 302 read with Section 149 of IPC. But the accused were convicted under Section 302 read with Section 34 of IPC. It was held that since no prejudice was caused to the accused because of wrong framing of the charges, therefore the trial was held not to be vitiated in absence of charge under Section 34. इस केस में क्या हुआ कि जो चार्जेस थे वह सेक्शन 148 और 302 रेड विद 149 में लगाए गए थे, लेकिन जब कोर्ट ने सजा दी तब उसको सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी इन धाराओं में सजा दी। तो सुप्रीम कोर्ट को अपील की गई कि ये तो गलत हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि जो लोअर कोर्ट ने फैसला लिया था वह ठीक था, क्योंकि पहले चार्जेस गलत लगाए गए थे और डिसीजन दूसरे चार्जेस में लिया जा सकता है। पहली इलिस्ट्रेशन है कि ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, ए के ऊपर बी के हत्या का इल्जाम है। दिस इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट दैट ए इज एक्ट फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ मर्डर गिवन अंडर सेक्शन 299 एंड 300 ऑफ आईपीसी। अब ये जो चार्ज है हत्या का वह 299 और 300 आईपीसी के सेक्शंस के अंदर आता है। तो अगर कोई कहता है कि ए पर मर्डर का चार्ज लगा है तो इस बात का मतलब सीधे सीधे सेक्शन 299 और 300 ऑफ आईपी के साथ किया जाता है। अब इस बात को तो हर इंसान जानता है, लेकिन एक लॉ स्टूडेंट को पता होना चाहिए, एक एडवोकेट को पता होना चाहिए कि अगर ए के ऊपर चार्ज लगा है मर्डर का तो इसका मतलब सिर्फ सेक्शन 299 और 300 ऑफ आईपीसी नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि जो उसकी जर्नल एक्सेप्शंस आती हैं वह उसके अंदर कवर नहीं होती, और जो 5 एक्सेप्शंस सेक्शन 300 के अंदर दी गई हैं उसके अंतर्गत भी नहीं आती हैं। तथा एंड में यह भी बात करता है कि जो एक्सेप्शन 1 है उसको और उसके अलावा जो 3 प्रोविजन दी हैं एक्सेप्शंस में वह भी लागू नहीं हो। तो अब जब भी किसी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा तो ये इलिस्ट्रेशन याद आ जानी चाहिए। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी कवर कर लेते हैं। हिंदी में कहें तो दृष्टांत। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है लेकिन आई विल ट्राई। क पर ख की हत्या का आरोप है। ये इस बात के कथन में समतुल्य है कि क का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 में दी गई हत्या की परिभाषा के अंदर आता है, और वह उसी संहिता की साधारण अपवादों में से किसी के अंदर नहीं आता, और वह धारा 300 के 5 उपवादों में से किसी के अंदर भी नहीं आता, या यदि वह अपवाद एक के अंदर आता है तो उस अपवाद के 3 प्रंतुकों में से कोई ना कोई प्रंतुक उसे लागू होगा। थैंक गॉड इसकी हिंदी ट्रांसलेशन खत्म हुई।
सेकेंड इलिस्ट्रेशन करते। ए इज चार्ज्ड अंडर सेक्शन 326 ऑफ आईपीसी with voluntarily causing grievous hurt to be by means of an instrument for shooting। अब यहां तक तो बात समझ में आती है कि ए के ऊपर 326 लग गई है। कारण क्या है? वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट है। किस चीज से? एक इंस्ट्रूमेंट जो शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब 326 लग गई है, हर इंसान को पता है, लेकिन एक लॉ स्टूडेंट, एक एडवोकेट को क्या पता होना चाहिए कि 326 इसलिए लगी है क्योंकि वह 335 के अंतर्गत नहीं आती है और ना ही किसी भी जनरल एक्सेप्शंस उसके ऊपर अप्लाई होती है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि 326 है क्या। 326 है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। यहां पे इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ था, इफ यू रिमेंबर। और 335 लागू नहीं होती है। वो क्या है? वो ये है कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, मतलब उसको उकसाया गया था, ऐसा कुछ लागू नहीं हुआ इसमें। इसीलिए कहते हैं सीआरपीसी के साथ आईपीसी को पढ़ना जरूरी है। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी करते हैं। क पर असन के उपकरण द्वारा ख को स्वच्छ घोर उपहित कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के अधीन आरोप है। ये इस कथन के समतुल्य है कि उस मामले के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 335 द्वारा उपबंध नहीं किया गया है और साधारण अपवाद उसको लागू नहीं होते हैं। थर्ड इलिस्ट्रेशंस। देखिए, सिर्फ बेर एक्ट पढ़ोगे तो नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप इलिस्ट्रेशंस भी कवर करोगे तो आप देखिए कि आपका इंटेलिजेंस लेवल कितना हाई होता है। इस एग्जाम्पल से ही आपको पता लग जाएगा। A is accused of murder, cheating, theft, extortion, adultery or criminal imitation or using false property mark। अगर A के ऊपर किस चीज का आरोप लगा हुआ है? मर्डर का, चीटिंग का, थेफ्ट का, एक्सटॉर्शन का, एडल्ट्री का या क्रिमिनल इंटीमेशन का या झूठे संपत्ति के चिन्ह का, तो अब चार्ज में क्या डालोगे? ऑब्वियसली चार्ज में आप ये चीजें लिखेंगे कि उसने मर्डर किया है या चीटिंग की है या उसने चोरी की है, एक्सटॉर्शन की है, एडल्ट्री की है। अडल्ट्री अब क्राइम नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल को हम कवर कर रहे हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन और दैट ही यूज्ड फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स, इन सब अपराधों का जो आईपीसी के अंदर दिया हुआ है। अब कौन कौन से सेक्शन में आते हैं आप कमेंट करके बताएं। मर्डर कौन से सेक्शन में आता है आईपीसी का, वो लिख के कमेंट में बताएं। चीटिंग कौन से सेक्शन में आता है आईपीसी के। थेफ्ट आईपीसी के कौन से सेक्शन में आता है, लिख के बताएं। एक्सटॉर्शन, एडल्ट्री और क्रिमिनल इंटिमिडेशन या फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, सब कुछ आईपीसी के अंदर दिया हुआ है। आपको किताब खोलनी है और बताना है कि कौन से सेक्शन में ये आता है। अब चार्ज लिखते वक्त इन सेक्शन को ही लिखना है, इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। सिर्फ उस अपराध को डिफाइन करने की जरूरत है चार्ज में जो आईपीसी में या किसी भी लॉ में नहीं दिया गया हो। यही एग्जांपल हमें एंड में बता रही है कि बट द सेक्शंस under which the offense is punishable must in each instance be referred to in the charge। भाई चार्ज में सिर्फ ये सेक्शन इनको दोगे बहुत है। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। क पर हत्या, छल, चोरी, उत्पाद, जारक्रम या आपराधिक अभित्रस या मिथ्या संपत्ति चिन्ह को उपयोग में लाने का अभियोग है। आरोप में उन अपराधों की भारतीय दंड संहिता में दी गई परिभाषाओं के निर्देश के बिना ये कथन हो सकता है कि क ने हत्या या छल, चोरी, उत्पाद, जरक्रम या आपराधिक अभित्रस किया है या कि उसने मिथ्या संपत्ति चिन्ह का उपयोग किया है, किंतु प्रत्येक दशा में वह धाराएं जिनके अधीन अपराध दंडनीय है आरोप में निर्दिष्ट करनी पड़ेगी। फोर्थ इलिस्ट्रेशन डी। A is charged under section 184 of the Indian Penal Code with intentionally obstructing a sale of property offered for sale by the lawful authority of a public servant। Now, आईपीसी के सेक्शन 184 को पढ़ें तो पता चलता है कि इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये एग्जाम्पल हमें इन्फॉर्म करती है कि अगर किसी संपत्ति को कानूनी तौर पे बेचा जा रहा था और कोई व्यक्ति जानबूझकर बेचने की प्रक्रिया को बाधा डालता है, किसी सरकारी सेवक को रोकता है, तो चार्ज में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा।
सो आई होप ये एग्जाम्पल बहुत इजीली समझ आ गई है। लेकिन अगर हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे तो लगता है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है। क पर भारतीय दंड संहिता धारा 184 के अधीन ये आरोप है कि उसने लोक सेवक को विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित संपत्ति के विक्रय में शासय बाधा डाली है। आरोप उन शब्दों में ही होने चाहिए। ये थी इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। सो आई होप एक्सप्लेनेशन मेरी बेटर है हिंदी ट्रांसलेशन से, लेकिन हम हिंदी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं ताकि हिंदी ट्रांसलेशन परफेक्ट करनी आ सके। अब मेरी एक रिक्वेस्ट, बूढ़ों को रिस्पेक्ट करें, अमीर हो या गरीब ये ना देखें, बच्चे अपने हो या पराए, थोड़ा प्यार दे के देखें, ये दुनिया कितनी अच्छी लगने लगेगी।